और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है उड़ता ताबूत। नेपाल में आज हवा में आग लगा हुआ ताबूत नजर आया उड़ता हुआ। तस्वीर दिखाइए जरा पहली। ये आप देख रहे हैं, ये प्लेन घेरे में आप देख रहे हैं ये प्लेन किस तरह से आकर क्रैश हुआ और उसके बाद आग की लपटों में धुएं के गुबार के बीच आपको नजर आया। इस तस्वीर ने दिल को दहला दिया। लेकिन ये हादसा हुआ कैसे, क्या वजह थी इस हादसे के पीछे, 72 लोगों की मौत कैसे हो गई इस विमान क्रैश में, ये मैं आपको बताऊंगा। इसमें 5 भारतीयों की मौत हुई है जो पैराग्लाइडिंग के लिए जा रहे थे पोखरा। 5 हिंदुस्तान के लोग भी थे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर प्लेन क्रैश क्यों होता है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत से प्लेन क्रैश हो चुके हैं। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं, ये प्लेन क्रैश हुआ, ये आकर गिरा है नीचे। ये पूरी तरह से आग के गोले में तब्दील हो गया प्लेन। जब तक पायलट कुछ समझता सूझता उसे, तब तक ये प्लेन आकर देखिए पूरा आग का गुबार नजर आ रहा है। ये प्लेन क्रैश की तस्वीरें हैं, ये देखिए, ये पूरा प्लेन आकर गिरा है और आग के शोले उठ खड़े हुए। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा इस तरह के खतरनाक हादसे। ये देखिए, पूरा प्लेन ताश के पत्ते की तरह आकर गिरा है। आखिर इस तरह के खतरनाक हादसे होते कैसे हैं, क्यों होते हैं, ये देख रहे हैं आप। क्रैश होने का तरीका देखिए, एक साइड में आकर प्लेन गिर रहा है। क्या तकनीकी खराबी होती है, पायलट कंट्रोल खो देता है, या फिर मौसम वजह होता है, क्या वजह है इन हादसों की। अगली तस्वीर दिखाइए, ये देखिए कैसे ये हादसे होते हैं। पूरा प्लेन गिरा है, देख रहे हैं आप, रोड को क्रॉस करते हुए पूरा प्लेन जाकर रोड के दूसरी तरफ इधर आकर गिरता है। ये देखिए, फिर दूसरी तरफ जाकर गिरता है ये प्लेन। ये जो हादसे हैं ये बता रहे हैं कि क्या प्लेन असुरक्षित होते हैं या किस तरह की खराबियां इन प्लेन्स पर आती हैं जिसके बाद ये हादसे होते हैं दिल को दहला देने वाले। ये देखिए, रोड पूरी क्रॉस करके गिरा है प्लेन। ये देखिए, ये फ्लाईवे हाईवे है, ये फ्लाईओवर है जिसके ऊपर से जाकर देखिए गिरा है। पंख जाकर प्लेन का जो विंग है वो यहां जाकर लड़ा है। ये देखिए, पर जाकर यहां लड़ा है प्लेन का। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, ये टूट गया प्लेन। ये लैंड कर रहा था, यानी ये इमरजेंसी लैंडिंग थी। इमरजेंसी लैंडिंग से पता चल रहा है रेगिस्तान में लैंड कराया गया और उसके बाद कई हिस्सों में प्लेन टूटकर बिखर गया। ये देखिए, आगे से कॉकपिट टूटा है, सबसे पहले कॉकपिट अलग हुआ, उसके बाद पीछे कई हिस्सों में अलग हुआ, टेल अलग हो गई विमान की और उसके बाद पूरी तरह से आग के गोले में तब्दील हो गया ये विमान। अगली तस्वीर मैं दिखाऊंगा आपको। अगली तस्वीर दिखाई, ये देख रहे हैं आप, ये प्लेन इसी तरह पूरा जाकर समंदर के ऊपर, ये समंदर आप देख रहे हैं, पूरा प्लेन समंदर में गिरा और सीधे समंदर में समा गया। क्या परिस्थिति रही, पायलट संभाल नहीं पाया इस हादसे को और देखिए पूरा प्लेन नीचे जाकर समंदर में समा गया, लोगों को बचाया नहीं जा सका। इन हादसों के पीछे जो वजह है वो मैं बताऊंगा, किसकी गलती होती है ये भी आपको बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, ये प्लेन नीचे गिरा और सीधे आकर सीधे रनवे से पहले आप देख रहे हैं, ये रनवे का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये देखिए गिरा आके पहले, ये रनवे का हिस्सा आप देख रहे हैं, रनवे से जाने से पहले ही सीधे आकर प्लेन जो ग्रीन एरिया है उस पर आकर ये प्लेन गिरा है। तो इस तरह के हादसे बताते हैं कि किन वजहों से हादसे हुए हैं पहले भी, लेकिन नेपाल में 100 से ज्यादा हादसे हुए हैं, उसके पीछे वजह बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाई जरा, यह है नेपाल का वो विमान जो हादसे का शिकार हुआ। ऐसे ही विमान येती एयरलाइंस, उसका विमान था ATR 72। ATR 72 मतलब 72 लोगों के बैठने की जगह थी, 68 यात्री और 4 चालक दल के सदस्य। अब हादसा कैसे हुआ, अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, हादसे के बाद की तस्वीरें आपको देख रहे हैं। विमान किस तरह से बीच से टूट गया है, ये अलग अलग हिस्सों में पड़ा है। बचाव दल यहां मौजूद है जो लोगों को रेस्क्यू कर रहा था, लेकिन एक भी जान नहीं बची है इसमें। बताया जा रहा है, चश्मदीद बता रहे हैं, हादसा इतना भयानक था कि कोई बच ही नहीं सकता। अगली तस्वीर दिखाई जरा, अगली तस्वीर ये आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा, हादसे के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि आखिर कैसे हादसा हुआ, उसके बाद रेस्क्यू दल वहां पहुंचा है बचाव के लिए। रेस्क्यू दल पहुंचने के बाद लोगों को बचाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन किसी को बचाया नहीं जा सका है। 68 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, 72 लोग सवार थे। आइए अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हादसा हुआ कैसे, हादसा होने के पीछे वजह क्या थी, ये मैं आपको बताऊंगा। आइए अब देखिए जरा हादसा हुआ कैसे। ये सबसे पहले ये देखिए, विमान उड़ा, विमान उड़ने के बाद टेक ऑफ किया विमान ने और आगे बढ़ा पहाड़ियों के बीच, पेड़ों के ऊपर से निकलते हुए विमान आसमान में
चला गया और आसमान से आगे बढ़ रहा था, वहां कोशिश कर रहा था विमान लैंड करने की। आप देख रहे हैं, लैंड करने की तैयारी में था विमान, और लैंड करता उससे पहले ही कुछ खराबी हुई। उस विमान आगे बढ़ रहा था और टकरा गया। टकराने के बाद विमान सीधे जाकर गिरा है। रनवे देख रहे हैं आप, दूसरी तरफ रनवे से ठीक बगल में पोखरा रनवे से कुछ मीटर की दूरी पर गिरा है। उसके साथ लगी हुई सेती नदी भी थी। अब पूरी कहानी मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि कैसे यह हादसा हुआ। देखिए जरा, हादसा ऐसे हुआ, काठमांडू, नेपाल के काठमांडू से येती एयरलाइंस का विमान क्रैश हुआ। यहां से उसने उड़ान भरी थी। विमान में 68 यात्री, 4 क्रू मेंबर सवार थे। उस वक्त विमान 10:32 पर काठमांडू से रवाना हुआ और काठमांडू से आगे बढ़ा। 200 किलोमीटर दूर इसे पोखरा जाना था, यानी डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं था, सिर्फ 200 किलोमीटर जाना था। मुश्किल से कुछ मिनट लगते पहुंचने में। विमान आगे बढ़ा, पहाड़ियों से होते हुए, नेपाल में बहुत सी पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों से होते हुए ग्रीन एरिया से आगे बढ़ते हुए विमान खुले आसमान के पास पहुंचा। वहां मौसम बदलने की भी परेशानियां होती। पोखरा उतरने के लिए अब क्या हुआ उसके बाद देखिए, आखिरी के कुछ सेकंड्स में आपको बता रहा हूं। पोखरा उतरने के लिए पायलट ने 2 बार एयर ट्रैफिक कंट्रोल से परमिशन मांगी, जिसे आप ATC कहते हैं। पोखरा का जो रनवे है, रनवे पूर्व और पश्चिम दिशा की ओर बना हुआ है। तो पायलट ने सबसे पहले कहा मुझे ईस्ट, पूर्व की तरफ उतरना है, मुझे लैंडिंग की परमिशन चाहिए। ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट को पूर्व में उतरने की परमिशन दी। हां, आप पूर्व में उतर सकते हैं। फिर पायलट को पता नहीं क्या हुआ, पायलट ने फिर ATC से पूछा कि अब मुझे पश्चिम की तरफ से लैंडिंग करनी है, वेस्ट साइड से। विमान के पायलट को पश्चिम में उतरने की भी परमिशन दे दी गई। लेकिन अब देखिए, परमिशन मिल गई, विमान आगे बढ़ा, रनवे तक पहुंच रहा था। लेकिन उससे ठीक पहले, पोखरा के रनवे से ठीक पहले मैं आपको बताऊं, यह हादसा हो गया। यह हादसा कैसे हुआ? विमान में कुछ तकनीकी खराबी आ गई। अचानक बताया गया विमान के साथ आखिरी संपर्क 10:50 पर हुआ। आपको याद होगा 10:32 पर विमान उड़ा, 10:50 पर आखिरी संपर्क हुआ। लैंडिंग से सिर्फ 10 सेकंड पहले यह हादसा हो गया। विमान पहाड़ों से टकराया और उसके बाद आग लग गई विमान में, जिस विमान में आग लगने के बाद मौत हो गई। जितने यात्री सवार थे, 68 की मौत की पुष्टि की जा चुकी है अब तक। और जो वहां चश्मदीद मौजूद थे, इससे आगे मूव कीजिए, चश्मदीद जो मौजूद थे, हादसे के बाद विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। वहां पर पोखरा हवाई अड्डे से देखिए कितना दूर है, सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ है। उसके ठीक नजदीक एक नदी भी है, सेती नदी, इस रनवे के नजदीक है। सेती नदी के पास गड्ढे में दुर्घटनाग्रस्त हो गया विमान। 1 जनवरी को मैं आपको बताऊं, इसी पोखरा एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था और यही विमान 1 जनवरी 2023 को डेमो फ्लाई भी किया था इस विमान ने इसी एयरपोर्ट पर। इस हादसे के बाद मैं तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा। इस हादसे के बाद फौरन नेपाल की सरकार ने बड़ी मीटिंग ली है। ये आप देख रहे हैं, नेपाल के मुख्यमंत्री पुष्प कमल दहल ने ये मीटिंग ली कि आकर कैसे रेस्क्यू किया जाना है। लेकिन जो चश्मदीद मौजूद थे हादसे के बाद, उन चश्मदीद को पहली बार सुनिए टीवी पर, वो क्या कह रहे हैं, क्या देखा उन्होंने। इसके बाद हम लोग इधर आके देखे 2 आदमी तो जिंदा उद्धार करा था, उसको तो गन्ने के हॉस्पिटल में लेके गया। इसके बाद 6-7 लोग फिर प्लेन के नीचे उसमें दब गया था, उसको निकल गया। इसके बाद फिर नीचे जो खंडर है उसमें जाके देख लिया, तब देखा था तो उसमें 2-3 लाश और निकला था। सब धड़ाम से आवाज़ हम सुने, घर में थे हम लोग। उसके बाद धड़ाम से आवाज़ आई, उसके बाद हम लोग निकल के छत के ऊपर गए। छत के ऊपर गए तो फिर देखे धुआं, तो हम लोगों को लग। और आइए अब मैं आपको बताता हूं, चश्मदीद की आवाज साफ नहीं थी। उन्होंने जो देखा, जो खुद उस इंसिडेंट साइट पर थे जहां यह घटना हुई, किस जगह पर हादसा हुआ है, लोकेशन क्या थी, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। कहां से विमान ने उड़ान भरी थी, कहां जाने वाला था, वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जरा, नेपाल आप देख रहे हैं, नेपाल का नक्शा। नेपाल में काठमांडू आप देख रहे हैं, काठमांडू से उड़ान भरी पोखरा एयरपोर्ट पर जा रहा था। सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी इस विमान को, और 200 किलोमीटर की दूरी तय करते करते विमान, बहुत ज्यादा 200 किलोमीटर की दूरी नहीं होती, लेकिन यहां पैराग्लाइडिंग करते हैं लोग जाकर, इसीलिए 5 भारतीय भी पैराग्लाइडिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन हादसे का शिकार हो गए। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा।
पोखरा के जहां हादसा हुआ है वहां के मेयर को सुनिए क्या कह रहे हैं और कुछ पत्रकार उन्हें सुनिए। इस प्लेस से एक्सीडेंट होने के उसको 50 मीटर और 50 मीटर आगे और पीछे तो बस्ती है। वो नदी के खोज में एक्सीडेंट हुए हैं। वो पायलट ने बहुत जब एक्सीडेंट होने लगी है उन्होंने उसने बहुत ध्यान दिया है। ये सोच सकते हैं, लेकिन वो क्या रीजन क्या है वो तो अभी तक पता नहीं, क्योंकि वो फाइंडिंग आएगा वो अथॉरिटी से उसका आफ्टर उसका जितने भी छानबीन के बाद में रिपोर्ट आएगा वो पुष्टि होगा। ATR-72 एक नई एयरक्राफ्ट है, यूरोपियन मेक है, फ्रांस में बना हुआ था। ये येती एयरलाइंस का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट था। ये बहुत क्लियर कंडीशंस थे काठमांडू में। आज बहुत ब्लू स्काई कंडीशन था काठमांडू में। 10:55 में 10:32 में टेक ऑफ किया तो 10:59 में ये लैंड करने जा रहा था, मगर लैंड करने से कुछ मिनट पहले ये हादसा हो गया। पायलट ने वहां एक बस्ती था नजदीक में, उसको बचाकर एयरक्राफ्ट को रिवर के बैंक में ले जाने की कोशिश की थी, मगर वो क्रैश लैंड सेफ लैंड हो नहीं पाया और इतना बड़ा हादसा हो गया। पुराने प्लेन को उड़ने इजाजत नहीं देना चाहिए। See, नेपाल और साउथ एशियन कंट्री यूजुअली तो डेवलपमेंट कंट्री का प्रॉब्लम तो यही होता है ना, वहां पर भ्रष्टाचार होता है, वहां पर ये मेरा आदमी है, वो मेरा आदमी है, इसको काम कर दो, उसको काम कर दो, यही काम करने से काम बनता है यहाँ पर एक्चुअली और आइए मैं आपको बताऊं, इसमें 5 भारतीय भी सवार थे, 5 हिंदुस्तानी भी सवार थे। देखिए रेस्क्यू किया गया है, बॉडीज जो निकाली गई हैं ये आप देख रहे हैं, रेस्क्यू टीम वहां पहुंची हुई है, एक एक शव निकाले जा रहे हैं। बड़ी परेशानी ये है कि शव बुरी तरह से जल गए, झुलस गए, कैसे पहचान होगी लोगों की, अब बड़ी चुनौती ये होगी। 70-72 लोग सवार थे, बॉडीज की हालत ये है, उनकी पहचान करना एक बड़ी चुनौती होगी। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन मौजूद था, कौन कौन से देश के लोग इसमें मौजूद थे। जो भारतीय थे वो घूमने के मकसद से गए थे, बिल्कुल अंदाजा नहीं था, कभी नहीं ख्वाब में सोचा होगा कि इस तरह का हादसा भी हो सकता है। देखिए जरा, कुछ इस तरह यह हादसा हुआ। नेपाल विमान हादसे में 5 भारतीयों की जानें गई हैं। इनमें संजय सोनू जायसवाल विमान में सवार थे और अनिल राजभर, अभिषेक कुशवाहा भी इस विमान में थे। विशाल शर्मा की भी विमान हादसे में मौत हो गई है। भारतीय अधिकारी हादसे वाली जगह पर पहुंचे हैं। भारतीय दूतावास ने बाकायदा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। मरने वालों में 4 रूसी और 2 आयरलैंड के नागरिक भी थे। विमान में 2 कोरियन नागरिक भी मौजूद थे। चश्मदीद के मुताबिक हादसे में कोई जिंदा नहीं बचा है। शवों की पहचान करना बहुत मुश्किल हो रहा है और विमान को के कैप्टन कमल केसी उड़ा रहे थे, को कैप्टन कमल केसी। 68 यात्रियों में से 53 नेपाल के यात्री थे। हादसे की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। आपको बताऊं एक और बात, इस विमान में जो को पायलट थी, कुछ साल पहले जिनकी हादसे में मौत हो गई, कुछ साल पहले उनके पति की भी विमान हादसे में मौत हो गई थी। आइए अब आपको सुनवाता हूं मैं, सुनिए जरा भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कह रहे हैं। बहुत ही दुखद हादसा हुआ है और मेरी संवेदनाएं समस्त परिजनों के साथ है और इस समय में हमारे सभी यात्रियों को, परिजनों को, जितने भी हमारे सफल रूप से निकल पाएं और सभी को मेरी बहुत दिल की गहराइयों से बहुत संवेदनाएं। तो यह हादसा पहली बार नेपाल में नहीं हुआ, हर साल नेपाल में हादसा होता है। तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए जरा, ये नेपाल में ही विमान हादसे की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए प्लेन आया और ये देखिए समाल पाता रनवे से दूसरी तरफ जाकर गिरा। ये देख रहे हैं, ये एयरपोर्ट पर ही लगा सीसीटीवी है जिसमें आप देखिए ये विमान जाकर सीधे टकरा गया। ये नेपाल के एक हादसे की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरी तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, ये आकर रनवे पर है पूरा विमान। ये देखिए पूरा विमान के बाद ये हालत, तारा एयर की ये हाल है। येती एयरलाइंस और तारा एयरलाइंस की हालत सबसे ज्यादा खराब है। ये नेपाल का एक और विमान हादसा है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, विमान की हालत उसके बाद ये थी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये देखिए, ये एक और तस्वीर देख रहे हैं, ये भी नेपाल की है। नेपाल में हर साल लगभग हादसे होते हैं इस तरह के। ये देखिए पूरा प्लेन जाकर दूसरी तरफ गिरा है, हेलीकॉप्टर्स वहां पहले से खड़े हुए थे। ये आप तस्वीर नेपाल के हादसे की देख रहे हैं। नेपाल में जो मौत की उड़ान है
ये बता रहा है कि आखिर नेपाल में ऐसा क्यों होता है। ये मैं आपको बताऊंगा। नेपाल में हर साल हादसों के पीछे वजह क्या है। हर साल दर्जनों जानें विमान हादसे में जा रही हैं, लेकिन अब तक कितनी जानें गई हैं, कुछ आंकड़े सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं, देखिए जरा। नेपाल में अब तक 104 विमान हादसे हुए हैं। आपको बताऊं, विमान हादसों में नेपाल का रिकॉर्ड बेहद खराब है। 31 साल में 8 बड़े विमान हादसे नेपाल में हुए हैं। 28 सितंबर 1992 को नेपाल में एक बड़ा हादसा हुआ था और विमान में सवार 167 लोगों की मौत हो गई थी। यह विमान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान था। काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी विमान क्रैश हुआ था। 12 मार्च 2018 को त्रिभुवन एयरपोर्ट पर हादसा हुआ था और यूएस बंगला एयरलाइंस की फ्लाइट थी जो क्रैश हो गई थी उस वक्त। इसमें 51 लोगों की मौत हो गई थी। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं भारत में नेपाली राजदूत शंकर शर्मा। सुनिए। This is very unfortunate. I think we already expressed our condolences to all of the people, but the details have still to be arrived. Yeah, according to the press release from the airlines, they said there are 5 Indians, but the details have still to be arrived. अब मैं आपको बताता हूं नेपाल में हादसे क्यों होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह आज पहली बार आप टीवी पर देखने जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पहाड़ी काट कर बनाया गया है एयरपोर्ट। कितना मुश्किल है पायलट के लिए टच डाउन कराना, यानी आगे का व्हील यहां लगाना लाकर पायलट के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। पायलट अनुभवी नहीं है तो वो पहले गिरा देगा खाई में विमान। पायलट तजुर्बेकार नहीं है तो क्रैश होना तय है। ये एक बड़ी वजह है कि सबसे ज्यादा हादसे होते हैं नेपाल में। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं, ये टच डाउन है, ये टच डाउन है। पिछली तस्वीर फिर से दिखाई जरा। अब आप जरा फुल स्क्रीन देखिए और समझिए कितना मुश्किल है। सबसे ज्यादा जो परीक्षा होती है वो टच डाउन में होती है कि विमान के नीचे टच होने पर कितनी चुनौती फेस करनी पड़ रही है पायलट को। लेकिन नेपाल में और क्या वजह है ये मैं आपको बताता हूं। नेपाल के हालात के हिसाब से आप देखिए जरा, नेपाल में आखिर क्या परेशानी से जूझते हैं विमान। सबसे पहले देखिए, ये आप देख रहे हैं विमान हवा में, पहाड़ी क्षेत्र में आप देख रहे हैं विमान को। नेपाल के पहाड़ पायलटों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और दुनिया के 8 सबसे बड़े पहाड़ जो हैं वो नेपाल में। संकरी घाटियों में प्लेन उड़ाने में कठिनाई होती है और जहाज को पहाड़ से टकराने से रोकना, यानी इन पहाड़ियों के बीच से निकालना सबसे बड़ी चुनौती होती है। उसके बाद दूसरी दिक्कत देखिए, जहाज के आसपास आपको बादल नजर आ रहे हैं। ये जो बादल आपको दिख रहे हैं, पहाड़ों में मौसम तेजी से बदलता है। यानी जहाज लेकर उड़े थे, मौसम साफ था, आसमान में पहुंचे, मौसम बदल गया। पल पल बदलते मौसम से पायलट को दिक्कत होती है। बर्फबारी से रनवे काफी खतरनाक हो जाता है और टेक ऑफ और लैंडिंग मुश्किल हो जाती है खराब मौसम में। धुंध में पायलट को कुछ दिखाई नहीं देता। पायलट अंदाजे से प्लेन उड़ा रहा है। 50% समझ लीजिए आंख बंद कर प्लेन उड़ा रहा है। अनुभवहीन पायलट नेपाल में सबसे ज्यादा है। नेपाल के पास अनुभवी पायलटों की कमी है। कुछ स्टाफ को ज्यादा घंटे काम करना होता है, इसलिए इससे क्या होता है, सीधे क्वालिटी पर असर होता है। रडार तकनीक, बेहतर रडार तकनीक की कमी है नेपाल में। पुराने विमानों में मॉडर्न वेदर रडार नहीं होते हैं। जिस विमान से हादसा हुआ वो 42 साल पुराना था। इस मॉडल का पहला विमान 1981 में बना था। नेपाल के पास ऐसे कई पुराने विमान हैं। यह है बड़ी वजह। अब मैं आपको एविएशन एक्सपर्ट को सुनाने जा रहा हूं, उनसे सुनिए जरा कि आखिर ऐसे हादसों में क्या करना चाहिए, क्या वजह है हादसों की। सुनिए। लगभग लैंड करने जा रहा था और मौसम साफ था, तो निश्चित रूप से पायलट ने जो है वो रनवे भी देख लिया होगा और उस पर लैंड की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन उनका जिस से वो बाएं मुड़ रहे थे, जो क्लिप दिखाई जा रही है, उस हिसाब से लगा कि कहीं तकनीकी खराबी लग रही है। जो जहाज को सर्टिफिकेशन दिया जाता है कि जहाज फिट है वहां पर उड़ने के लिए, वो उसकी जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है उसको कड़ाई से पालन किया जाए। जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो काम सही ढंग से नहीं कर रही है। यही कारण है कि पिछले 3 दशकों में 30 साल में 27 एक्सीडेंट हुए। ये एक रिकॉर्ड बताता है कि किस प्रकार से जो है इस मामले को ऊपर सीरियस जो थॉट देना चाहिए वो नहीं दिया गया।
हमेशा देखा है कि जब भी ये एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट, फेटल एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स होते हैं, ये किसी एक कारण से विरले ही होते हैं। देयर इज इनवेरिएबली अ मोजाइक ऑफ द कॉजेज, मतलब उसमें बहुत सारे कॉजेज होते हैं। एक सिस्टम फेलियर होता है, दूसरा सिस्टम फेलियर होता है, उसी के साथ में पायलट एरर या ह्यूमन एरर वो भी आ जाता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर आ जाता है, सुपरवाइजरी फैक्टर आ जाता है, जो मैनेजमेंट है वो भी आ जाते हैं। तो हमेशा जब भी हमने एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की है, हम इनवेरिएबली देखा है कि इन मोर ऑफन देन नॉट बहुत सारे कॉजेज होते हैं। तो जब ये चीजें बार बार नेपाल में हो रही हैं, और मेरे पास तो 30 एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स हैं नेपाल के, ये 1991 के बाद में, तो ये सारी चीजें वहां पे हो रही हैं। जो मेजर एविएशन है, जैसे हम लोगों के देश में है, या यूएस, यूके, जहां पे के एक्सीडेंट रेट्स बहुत कम हो गए हैं, तो वहां पे कभी भी जो अनसर्विसेबल एयरक्राफ्ट है उसको ऑफर नहीं किया जाता है फ्लाइंग के लिए। लेकिन नेपाल, तो आपने एविएशन एक्सपर्ट्स को सुना वो क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं इससे पहले जो विमान हादसे हुए, उन हादसों में कितनी जानें गई हैं। बड़े बड़े हादसे, उनकी तस्वीरें देखिए जरा। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्ले कीजिए इसे प्लीज। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर स्पेन की है। स्पेन में 1977 में ये एक के ऊपर एक विमान क्रैश हुए थे और इसमें 583 लोगों की मौत हुई थी। 583 आमने सामने, यानी एक विमान खड़ा था और दूसरा विमान उसके ऊपर आकर चढ़ गया। 583 लोगों की मौत हुई थी 1977 में। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, ये जापान की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, 1985 की। इस हादसे में 524 लोगों की मौत हो गई थी। यह विमान हादसा जापान का था। अगली प्ले कीजिए। अगली तस्वीर आप देख रहे हैं आयरलैंड। आयरलैंड भी 1985 में हादसा हुआ था और इस हादसे में देखिए 329 लोगों की मौत हो गई थी आयरलैंड के हादसे में। अगली तस्वीर दिखाइए सर। ये आप देख रहे हैं अमेरिका की। अमेरिका में 1979 में विमान हादसा हुआ था। ये देखिए हालत है, आग लगने के बाद विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसमें 273 लोगों की मौत हो गई थी, 273 इस हादसे में। अगली तस्वीर दिखाइए, पेरिस की मैं आपको दिखा रहा हूं। फ्रांस में 1975 में 346 लोगों की मौत हुई थी। ये आप देख रहे हैं विमान की तस्वीर, विमान का हाल क्या है हादसे के बाद। अब एक भारत की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं भारत में हरियाणा में 1996 में हादसा हुआ था। 349 लोगों 349 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई थी 1996 में। तो हादसों के पीछे वजह क्या होती है ये भी मैंने आपको बताया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि जो सीधे दिल्ली से है, हिंदू नेता की हत्या का खूनी ट्रायल। जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आतंकी 26 जनवरी से पहले एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। 26 जनवरी से पहले उनकी कोशिश थी दंगे कराना। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये 2 आतंकी पकड़े गए हैं। इन 2 आतंकियों ने एक हिंदू की हत्या की और उसके बाद उसका वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजा। बेरहमी से हत्या की है इन दोनों ने। मकसद था कि इसकी हत्या करके ट्रायल करेंगे, उसके बाद किसी बड़े दक्षिणपंथी नेता को मारेंगे। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप बॉडीज देख रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये बॉडी के हिस्से हैं, क्योंकि कई टुकड़े किए थे उन्होंने और उसके बाद पुलिस ने इसे बरामद किया है। पुलिस ने इन्हें बरामद किया है। पुलिस अब आगे जांच कर रही है। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर किस बेरहमी से एक हिंदू शख्स की हत्या इन दोनों आतंकियों ने दिल्ली में की है, देश की राजधानी दिल्ली में। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं इन्होंने बाकायदा एक घर लिया। घर में रह रहे थे ये दोनों और ठीक इस तरह का घर था। पिस्टल भी इनके पास से बरामद हुई है, आप देख रहे हैं। और अब मैं आपको बताऊं, आतंकियों का टारगेट था दिल्ली में हिंदू नेता की हत्या। आतंकियों को उनके आकाओं से ऑर्डर मिला हुआ था। ट्रायल के तौर पर आतंकियों ने एक हिंदू शख्स को चुना, त्रिशूल के टैटू वाले, वो हाथ देख रहे हैं आप, हाथ पर त्रिशूल बना है। एक शख्स को चुना जिसके हाथ पर त्रिशूल बना हुआ था। त्रिशूल के टैटू वाले शख्स के साथ इन आतंकियों ने पहले दोस्ती की, बाद में आतंकी उसे बहला फुसलाकर हिंदू युवक को अपने घर लेकर आए। एक आतंकी ने गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी। दूसरा आतंकी हैवानियत का वीडियो बनाता रहा। उस दौरान आतंकियों ने हैंडलर्स को मर्डर का वीडियो भेजा था। कत्ल के बाद आतंकियों ने शव के 9 टुकड़े कर दिए।
लाश के टुकड़े करते हुए भी वीडियो बनाया उस दौरान, और उसके बाद पाकिस्तानी हैंडलर को हैवानियत के सबूत भेजे, यानी इसका वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजा। सबूत छिपाने के लिए शव के जो टुकड़े हैं वो फ्रिज में रख दिए, बाद में डेड बॉडी के टुकड़े भलसवा नाले में फेंक दिए। आतंकियों की निशानदेही पर पुलिस ने शव बरामद कर लिया है। शव के सिर, पैर और हाथ बरामद कर लिए गए। मृतक के हाथ में त्रिशूल का टैटू भी मिला है। हिंदू युवक के धड़ का अभी तक पता नहीं चल पाया है, और भलसवा डेरी में किराए के घर में ये आतंकी रहते थे। घर की तलाशी में पुलिस को खून के निशान और फ्रिज भी बरामद हुई है। आतंकियों के मकान से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। पुलिस को आतंकियों से 3 पिस्टल और 22 कारतूस भी मिले हैं। दिल्ली में दंगे और दहशत फैलाने की तैयारी में थे आतंकी। ये जो हत्या की है हिंदू की, ये सिर्फ एक ट्रायल था। करना यह था कि बड़े दक्षिणपंथी नेता को इसी तरह से मारना था, इसलिए वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजा है। अब आप सुनिए खुद एसीपी दिल्ली के। उससे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, आइए। जिस घर में हत्या की है वो तस्वीर में दिखा रहा हूं। ये वो घर है, इसी घर में बेरहमी से हत्या की, इसी घर को किराए पर लिया था। ये आप देख रहे हैं ऊपर से तस्वीर। इस घर में उस शख्स को लेकर आए, यही मारकर शव के टुकड़े किए हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस, एसीपी क्या कह रहे हैं, डीसीपी, एसीपी क्या कह रहे हैं, प्रमोद कुशवाहा और चश्मदीद जो वहां रहते थे वो क्या कह रहे हैं। एज ए प्रूफ ऑफ कंसेप्ट अपनी कैपेबिलिटी का एक आदमी को मारा, जिसको उन्होंने भलसवा डेयरी के एरिया से पिक किया था, और उस आदमी को मार के उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्रॉस बॉर्डर जो इनके हैंडलर्स हैं उसको दी, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये कितने कमिटेड हैं और कितने इनकी कैपेबिलिटी है उसके बारे में बताने के लिए। और अगले कुछ टाइम में, आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, ये राइट विंग लीडर्स को आइडेंटिफाई और असैसिनेट करने के लिए कमिटेड थे। पूछ रहे थे, वो लेग पकड़ के लाए थे 2 को, तो पूछ रहे थे भाई ये कैसे मारा तुमने। कह रहे वो कोने पे हमने मारा था, उसको गला दबा करके, और ये इधर कोने पे पन्नी बिछा करके, और उसका गला रहता। एक कह रहा मैंने गला रहता, एक ने कहा मैंने वीडियो बनाई। वीडियो बना करके फिर उन्होंने पूछा भाई तुमने इसका ठिकाने कहाँ लगाया, लाश कहाँ है। कह रहा टांग के नीचे थे, और यहाँ से और गर्दन ये फेंक दिया 101 पे, और बीच का हिस्सा हमने फेंक दी इधर नाले पे। और उसके बाद से उन्होंने ऊपर देखा, हटाए पन्नी वन्नी, तो उस पन्नी के नीचे बैग रखा हुआ था। बैग में 2 इतने बड़े बड़े गोले थे। इन आतंकियों को पकड़ लिया गया है, उसके बाद इन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दोनों आतंकियों को इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। और आपको बताऊं, ये पाकिस्तान टेरर ऑर्गेनाइजेशन और खालिस्तान ने मिलके इसे किया है। ये दोनों आतंकी कौन है, इनके बारे में आपको बताता हूं। ये दोनों आतंकी जगजीत और नौशाद फिलहाल पुलिस हिरासत में। दोनों की तस्वीर आप देख रहे हैं। दोनों आतंकी पहले भी बड़ी वारदात कर चुके हैं। आतंकी नौशाद का घर दिल्ली के जहांगीरपुरी में है, और हरकतुल अंसार से जुड़ा हुआ था यह आतंकी नौशाद। हत्या के 2 मामलों में इसे उम्र कैद की सजा भी हो चुकी है। विस्फोटक अधिनियम केस में 10 साल जेल में रह चुका है, और जेल में ही मौजूद था। जेल में नौशाद की दोस्ती लश्कर के आतंकी से हो गई। लश्कर आतंकी 2018 में पाकिस्तान चला गया। लश्कर आतंकी से यह नौशाद लगातार संपर्क में था। नौशाद को हिंदुओं की टारगेट किलिंग का काम दिया गया था। जगजीत उर्फ जग्गा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का इसका साथी रहने वाला है। जगजीत का भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। उत्तराखंड में हत्या के केस में पैरोल तोड़ चुका है ये, और जगजीत जो है कुख्यात बम्बिया गिरोह का सदस्य भी रह चुका है। जगजीत का खालिस्तानी आतंकियों से भी लिंक मिला है, यानी पाकिस्तानी आतंकी संगठन और खालिस्तान मिलकर एक बड़ी साजिश को अंजाम दे रहे थे। जरा पुलिस को सुनिए क्या कुछ कहना। इसमें जो जगजीत जग्गा है उस पर पहले भी एक मर्डर केस है 2018 का। ये मर्डर केस जो है हल्द्वानी का है। इसके अलावा पुलिस के साथ एनकाउंटर का केस भी उसके ऊपर है। और ये नौशाद जो है, नौशाद पर पहले भी 2 मर्डर के केसेस हैं, साथ ही एक्सटॉर्शन के केसेस हैं।
और जेल में नौशाद की मुलाकात कुछ टेररिस्ट से हुई थी, जिसके थ्रू ये क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट्स के टच में आया था। सिमिलरली जगजीत जग्गा जो है, इसने देवेंद्र बंबिया ग्रुप के लोगों के साथ टच में आ गया था और उसके थ्रू ये अजडला के टच में आ गया था। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा कि उससे पहले ये जो खालिस्तान और आतंकी कनेक्शन है, ये बहुत कुछ इशारा कर रहा है कि भारत में कोई बड़ी साजिश रचने की तैयारी है। साजिश के खालिस्तानी पाकिस्तानी कॉकटेल का खुलासा हुआ है। दरअसल ये आतंकियों को विदेश से टेरर फंडिंग हो रही थी और आतंकी नौशाद के खाते में विदेश से 2 लाख रुपए आए थे। भारत में दहशत फैलाने का इसे ऑर्डर मिला हुआ था और कनाडा और पाकिस्तान में बैठे आका हुक्म दे रहे थे। इसे आकाओं को खुश करने के लिए आतंकी हत्या का वीडियो भेजते थे। आतंकी जगजीत का कनेक्शन खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप से है। जगजीत लगातार अर्शदीप डल्ला के संपर्क में था और अर्शदीप खालिस्तान का खूंखार आतंकी है और कनाडा में मौजूद है। डल्ला पंजाब में टारगेट किलिंग और हवाला में शामिल रहा है। गुर्गों के जरिए भारत में आतंक फैलाने की कोशिश में लगा हुआ। 2 दिन पहले ही गृह मंत्रालय के ने डल्ला को आतंकी घोषित किया है और जगजीत को खालिस्तान को बढ़ावा देने का काम मिला हुआ है। नौशाद लगातार पाकिस्तानी आतंकी के संपर्क में था। नौशाद ने हत्या का वीडियो पाकिस्तान भी भेजा था। आईएसआई से जुड़े शख्स को वीडियो ये आतंकी भेज रहे थे। दोनों को टारगेट किलिंग की जिम्मेदारी मिली हुई थी। पंजाब और दिल्ली में बड़े हमले की तैयारी में ये दोनों थे। सुनिए जरा एसीपी क्या कुछ कह रहे हैं। में कुछ टारगेट्स अपनी पंजाब बेस थे, कुछ इन्होंने रेकिया वगैरह करनी थी, इन्होंने कुछ टारगेट्स आइडेंटिफाई किए। इनिशियल स्टेज पे थे। द वेरी फैक्ट कि इन्होंने अपने हैंडलर्स को अपना कमिटमेंट बता दिया था, अपनी कैपेबिलिटी बता दी थी और इनको कह दिया गया था कि ठीक है, नाउ यू गो फॉर बिगर टारगेट्स। ये क्या करने वाले थे, क्या नहीं करने वाले थे, मैंने फिर से कहा कि ये अपनी कैपेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेट कर चुके थे। उसके लिए इनकी फंडिंग हो चुकी थी, इनके पास पैसे आने शुरू हो गए थे और इन्हें अभी रिकॉनेसेंस करना था, ट्रैकिंग करनी थी। तो ये ऐसा नहीं कि समथिंग वाज गोइंग टू हैपन इमीडिएटली, बट दे वर प्लानिंग समथिंग। तो एक बड़ी साजिश नाकाम की है स्पेशल सेल ने। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। अब उसी मुल्क लिए चलते हैं जो साजिश भी रच रहा है। हालत क्या है वो दिखाते हैं। भुखमरी से तड़प रहा है पाकिस्तान। तस्वीर दिखाऊंगा। शहबाज शरीफ तो भले ही मौज में है, लेकिन बाकी पाकिस्तान की हालत बद से बदतर है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। पिछले दिनों तस्वीरें मैंने आपको दिखाई कि वहां आटे के लिए बंदूकें चल रही हैं। बंदूक निकल आई, लूट मची हुई है। वहां जो हालात है, अगली तस्वीर दिखाई जरा। एक और तस्वीर में दिखा रहा हूं। एक शख्स जो आटा मांग रहा है, कह रहा है आटा दे दो वरना मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दो। ये हाल है पाकिस्तान के। अगली तस्वीर दिखाई जरा। अगली तस्वीर दिखाइए। लूट मची है, लोग बाइक से भी आटे के पीछे भाग रहे हैं। ये तस्वीरें मैंने आपको पहले दिखाई हैं कि पाकिस्तान में हालत क्या है, आटे की लूट मची है। लेकिन अब आपको एक गाना सुनवाने जा रहा हूं पाकिस्तान की बदहाल हालत पर। वहां लोग गाने भी बनाने लगे, वो जरा सुनिए। आटे को लेकर गाना बन रहा है क्योंकि वहां आटा नहीं है। सुनिए जरा इस गाने को। आटा आटा टाटा हाय 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 आटा आटा टाटा। कभी कभी तो गैस आए, कभी कभी ये रोटियां पकाए, कभी कभी तो गैस आए, कभी कभी ये रोटियां पकाए। वक़्त मेरे घर से मुक जाइएगा, है आटा मुबारक टुकर खाइएगा। हाय 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 आटा आटा टाटा। मैं समझा था तुम हो तो क्या और गूंदूं, मेरी जिंदगी में खुराक ही तुम हो। तब्दीली नहीं है मेरे पास तो क्या, तब्दीली नहीं है मेरे पास तो क्या, ये मुझ पे करम था मेरे पास तुम हो।
मगर तुमसे सीखा है आटा भी हो तो दगा कीजिएगा मुकर जाइएगा। तेरा साथ कल तक मेरे हाथ में था, ये आटा चिमटता था हाथों में प्यारे। ये कीमतें जो इसकी बढ़ने लगी हैं, ये कीमतें जो इसकी बढ़ने लगी हैं, ये आटा मिलेगा सोने के भाड़े। कहीं अब मुलाकात हो जाए हमसे, कहीं अब मुलाकात हो जाए हमसे, बचा कर ये आटा निकल जाइएगा। जीना है आटे के बिना, जीना है आटे। सोचिए पाकिस्तान में यह हालत है आटे की कि लोग परेशान भी हैं और गाना भी बना रहे हैं, मजाक भी बना रहे हैं पाकिस्तान के हालात का। अब देखिए जरा पाकिस्तान में हालात क्या हैं, ये आप देख रहे हैं। पाकिस्तान में आटा 120 रुपए किलो है। अगर आप सोचिए अगर आटा 10 किलो लेंगे तो खरीदने पर नहीं हो रहा है लोगों के। चावल देखिए जरा, चावल 155 से 172 रुपए किलो मिल रहा है पाकिस्तान में। चने की दाल 142 से 210 रुपए किलो है और बेसन 125 से 165 रुपए किलो मिल रहा है। मैदा लेना है तो 135 रुपए किलो मैदा मिल रहा है पाकिस्तान में। सूजी 120 रुपए किलो है पाकिस्तान में और मूंग की दाल 155 से 172 रुपए किलो है। चीनी लेनी है चीनी 88 रुपए किलो है और दूध 110 से 160 रुपए लीटर मिल रहा है। गुड़ 80 से 120 रुपए किलो है। तेल लेना है तो 480 से 488 रुपए लीटर है। सोचिए 5 लीटर तेल लेना है तो तेल ही निकल जाए पाकिस्तान में लोगों का। देसी घी 2500 रुपए किलो मिल रहा है। यह पाकिस्तान में राशन का हाल है। अब देखिए चिकन मटन खाने की हालत भी नहीं है। मटन 1100 रुपए किलो मिल रहा है, 1100। चिकन लेना है तो 700 रुपए किलो चिकन मिल रहा है पाकिस्तान में। अंडे 30 रुपए का एक अंडा है, 400 रुपए की एक कैरेट। सब्जी के दाम देखिए जरा, प्याज 215 रुपए किलो मिल रही है। लहसुन लेना है 300 से 320 रुपए किलो है। टमाटर 122 रुपए किलो मिल रहा है और आलू 40 रुपए किलो है पाकिस्तान में। मटर 120 रुपए किलो है। लौकी खरीदनी है तो वो 70 रुपए किलो मिल रही है। अमरूद 180 रुपए किलो। अमरूद खाने की हालत में भी पाकिस्तानी नहीं बचे। अंगूर तो छोड़ दीजिए, अब खट्टे लग रहे हैं। 300 रुपए किलो अंगूर हैं। अब जरा गाना सुन लिया आटे पर, अब पाकिस्तान के लोगों को सुनिए वो क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान कौम की थोड़ी सी याददाश्त कमज़ोर है। 1998 में भी शेर आया था तो आटा खा गया था सारा। आटा नापैल हो गया था, आटा नहीं मिल रहा था और आज भी वही सूरत हाल है इस मुल्क में। वो 20 किलो आटा नहीं है, वो उधर 2400 का, 2500 का सरकारी आटा वो 2500 का मिलेगा। पहले 650 का मिलता था लेकिन अब जो है वो 750 800 का मिल रहा है थैला एक आटे का। लेकिन इतनी अब इधर महंगाई हो गई है कि गरीब आदमी इधर क्या कर सकता है। वो क्वार्टर का किराया दे या यहाँ का खर्चा पूरा करे, क्या कर सकता है। आटा बड़ा महंगा वे, घ्यो बड़ा महंगा वे, हर सब्जी महंगी होना की है, दाल चीनी कितने गरीब ला के खाइए दसो। आटा ये है कि बहुत महंगाई बढ़ गई है और ये जो ब्रांच आ रहा है इसमें आटा नहीं मिलता है। जो दुकानदारों को मिलता है वो महंगा करके बेचते हैं। वो ये 648 रुपए है, वो 750 पौने 800 रुपए देते हैं। जब हम जाते हैं वो उधर से हमें निकाल देते हैं, इधर से नहीं लाइन लगनी चाहिए, वो उधर जाओ, उधर लग जाओ तो दूसरी जगह लेने में लगने पड़ता है। मुश्किलात बहुत बढ़ रही हैं। यार आटा हम लोग आपको क्या कहेंगे, तो हम लोग तो जो है पेशावर का रहने वाला है, इधर मजदूरी के लिए आए हुए हैं।
तो उधर जो है ना बहुत बहरान है। हम लोग गाँव को फ़ोन कर रहे हैं, उधर आटा मिलता ही नहीं, कहता ही है नहीं। इधर मिल रहे वो 3300-3500 तक दे रहा है। मैं आटा लेने आया था, बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, हुकूमत ने बहुत महंगा। तो पाकिस्तान में जो हालात हैं, उस हालात के बाद देखिए जरा प्रदर्शन हो रहा है। ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान के प्रोटेस्ट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पाकिस्तान में लोग सड़कों पर गलियों में निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, हालात इतने खराब हो गए। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। एक और तस्वीर कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाई थी कि प्लास्टिक के बैग में लोग एलपीजी लेकर जा रहे हैं। खाना बनाने के लिए सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर बताया जा रहा है 10,000 रुपए का एक सिलेंडर मिल रहा है। इसलिए आसान तरीका यह है कि इस तरह के बैग्स में एलपीजी भर लीजिए गैस, और उसके बाद ले जाकर आगे नोजल लगा होता है, उसके साथ जो है रेगुलेटर लगा दीजिए और आप इंतजाम कर लीजिए अपने खाना बनाने का। लेकिन देखिए पाकिस्तान की हालत क्या खराब है। करेंसी देखिए पाकिस्तान की जरा। 1 रुपया, भारत का 1 रुपया पाकिस्तान का 2 रुपए 81 पैसे हो गया। बांग्लादेश का 1 टका पाकिस्तान का 2 रुपए 20 पैसे। एक नेपाली करेंसी ज्यादा बुरे हाल है पाकिस्तान के। एक नेपाली रुपया 1 रुपया 76 पैसे। एक अमेरिकी डॉलर की हालत देखिए जरा, पाकिस्तानी रुपए की 228 रुपए से ज्यादा, यानी $1 की कीमत 228 रुपए से ज्यादा पाकिस्तानी करेंसी। एक सऊदी रियाल, अगर एक सऊदी रियाल आप पाकिस्तान लेकर जाएंगे तो वहां 60 रुपए 82 पैसे बन जाएगा। एक चाइनीज युआन 34 रुपए से ज्यादा का हो जाएगा पाकिस्तान में। यह हाल है पाकिस्तान की करेंसी का। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि देखिए पाकिस्तान के आखिर हालात तो आपने देख लिए, लेकिन यह तस्वीर आप देख रहे हैं पाकिस्तान के एयरपोर्ट खचाखच भरा हुए, लोग पाकिस्तान छोड़ कर भाग रहे हैं। इस हालत में कहां जा रहे हैं, लेकिन यह आपको बताऊंगा फ्लाइट लेकर कहां पाकिस्तान से किस देश में लैंड हो रही है पाकिस्तानियों की फ्लाइट, और कितने लोग अब तक देश छोड़कर भाग चुके हैं, यह भी आपको बताते हैं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान से उड़ रही है फ्लाइट, सऊदी अरब पहुंच रही है। 5,14,000 लोग पाकिस्तान से सऊदी अरब चले गए। दूसरी फ्लाइट देखिए, पाकिस्तान से लोग उड़कर अब तक यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई, अबू धाबी 1,28,000 लोग भाग गए। पाकिस्तान से उड़ी दूसरी फ्लाइट 82,380 लोग ओमान जा चुके हैं अब तक। ये चौथी फ्लाइट आप देख रहे हैं, कतर चले गए पाकिस्तान से 57,999 लोग। बहरीन 13,653 लोग पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। हालत यह है कि हर रोज पलायन का नया रिकॉर्ड पाकिस्तान में बन रहा है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी एक्सपर्ट्स पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। 2022 में पाक के इतिहास का सबसे बड़ा पलायन हुआ। इस साल 8 लाख से ज्यादा लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया। 2016 के बाद यह सबसे बड़ा पलायन है। 2021 की तुलना में 2022 में 200% लोग पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। पाकिस्तान छोड़ने वालों में 90,000 स्किल्ड लोग हैं, यानी वो लोग जिन्हें काम आता है, हुनरमंद लोग हैं। पंजाब से सबसे ज्यादा 4,60,000 लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया है। दूसरे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा, इमरान खान का राज्य है, लगभग 2,25,000 लोग यहां से पलायन कर चुके हैं। यह हाल है पाकिस्तान का। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर पाकिस्तान अब भीख के सहारे, पाकिस्तान को उम्मीद किससे है? पाकिस्तान को उम्मीद अब दूसरे मुल्कों से, शायद कुछ फूटी कौड़ी किसी से मिल जाए। तो देखिए कौन कितनी मदद करने को तैयार हुआ है। शहबाज शरीफ को आप देख रहे हैं। सऊदी अरब $3 अरब मदद देने का ऐलान सऊदी अरब ने किया है। चीन $1 अरब की अतिरिक्त मदद चीन देगा, अब भीख के सहारे ही चलेगा। $10 करोड़ अमेरिका मदद का ऐलान किया है अमेरिका ने। ब्रिटेन 90 लाख पाउंड की मदद पाकिस्तान को देने वाला है। जर्मनी बाढ़ से उभरने में 8.8 करोड़ यूरो की मदद जर्मनी ने की है। जापान बाढ़ प्रभावित इलाकों के पुनर्वास के लिए $8.8 करोड़ जापान ने दिए हैं। यानी इसी मदद के सहारे चल रहे हैं। लेकिन कैसे, आपको बताऊं कि अब पाकिस्तान में भारत की तारीफ हो रही है। जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया जो है वो भारत की मुरीद हो गई है, भारत की तारीफों में कसीदे पढ़ रही है। देखिए जरा क्या हो रही है भारत की तारीफ। पाकिस्तानी अखबार है द ट्रिब्यून ने लिखा है, भारत एशिया के बाद ग्लोबल पावर बन गया है। भारत एग्रीकल्चर, आईटी सेक्टर का भी सुपर पावर बन गया है। 1 अरब से ज्यादा आबादी के बावजूद जबरदस्त कामयाबी है भारत की।
सऊदी अरब इस्लामिक बिरादर मुल्क का भारत की तरफ झुकाव है। सऊदी अरब भारत में 72 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पाकिस्तान सऊदी अरब से 7 अरब डॉलर की भीख मांग रहा है। G7 हो या G20, भारत हर जगह मजबूती से खड़ा है, ये पाकिस्तानी अखबार छाप रहा है। क्लाइमेट चेंज और महामारी में भारत ने दुनिया की मदद की। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर प्रतिबंध लगाए गए। भारत ने बेखौफ होकर रूस से सस्ता तेल खरीदा है। उसके बाद भी भारत ने ऑयल को रिफाइन करके खूब डॉलर बनाए हैं। दुनिया में पेट्रोल डीजल दोगुने से ज्यादा महंगा हो गया है। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका, भारत ने बीच का रास्ता निकाला है। पाकिस्तान को भारत के बारे में पॉलिसी पर विचार की जरूरत है। तो सोचिए, जब पड़ोसी को खुद चोट लगी है तो अब भारत भी अच्छा लग रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तान को संदेश, चीन को ललकार। आज आर्मी डे था। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर जो आपको नजर आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर की आसमान चीरती आवाज आप सुन रहे हैं। आज आर्मी डे था। अगली तस्वीर दिखाई सर, ये आप देख रहे हैं, हमारे फाइटर्स आसमान को भेदते हुए आगे निकल रहे थे। ये जो गर्जना है ये पाकिस्तान को परेशान कर रही थी। अगली तस्वीर दिखाई सर, और उसके बाद हमारे पैराट्रूपर्स देख रहे हैं। ये जो खासियत है, आज आर्मी डे में जो कुछ दिखाया गया उसके बाद न जिनपिंग को नींद आई, और शाबाश का तो छोड़ ही दीजिए, आटे से ही परेशान है। ये रिपोर्ट देखिए जरा। आज सेना की ताकत देखकर दुश्मन देशों के हौसले फाख्ता हो गए होंगे। आर्मी डे पर सेना की इस जाबाजी ने पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ा दी होगी। आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हमारे देश के रणबांकुरों ने जिस अंदाज में अपनी जाबाजी का प्रदर्शन किया, उसे देखकर शायद ही कोई मुल्क होगा जो हमारे जाबाजों को सैल्यूट नहीं कर रहा होगा। अगर मैं कहूं कि हमारी सेना का केवल नाम ही काफी है तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। वह चाहे इसका शौर्य और पराक्रम हो, निष्ठा और अनुशासन हो, या फिर मानवीय सहायता और आपदा राहत में इसका रोल हो, हमारी सेना देश के सबसे मजबूत और विश्वसनीय स्तंभों में से एक है। आज सेना का 75वां स्थापना दिवस है। आजादी के बाद हिंदुस्तान की सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के जन्मदिन पर इसे खास तौर से मनाया जाता है। बेंगलुरु के एमईजी में हम मौजूद हैं, जहां पर इसका आयोजन किया गया है। ऐसे में आपको हथियारों की वो प्रदर्शनी भी दिखाते हैं जिसका आज यहां पर प्रदर्शन किया गया है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर, जिसके बारे में आपको बताते हैं कि भगवान शिव का ये धनुष है, पौराणिक धनुष, जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है पिनाका। और इस शस्त्र ने सबसे पहले शिव महापुराण में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई थी। अगर हम इसकी बात करते हैं पिनाका रॉकेट लॉन्चर की, तो पिनाका MLRS एक मध्यम रेंज, सभी मौसम में और फ्री उड़ान वाला आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है। यह प्रणाली लंबी दूरी के लक्ष्यों को द्रुत गति की फायर और सटीकता के साथ भेज सकती है। दिल्ली से बाहर पहली बार इसे आयोजित किया गया था, जिसमें सेना ने अपनी जाबाजी के एक से बढ़कर एक करतब दिखाए और देश की रक्षा के लिए अपने हौसले का इजहार किया। जहां से सेना ने चीन और पाकिस्तान को दो टूक संदेश भी पहुंचा दिया। एक मजबूत डिफेंस पोस्चर बरकरार रखते हुए हम किसी भी कॉन्टिंजेंसी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर चीन को टक्कर देने के लिए भारत ने क्या तैयारी की है। आर्मी डे में आज वो तैयारी भी नजर आई। देखिए जरा, तैयारी है कि भारत चीन के बीच 3440 किलोमीटर का बॉर्डर है। इसे लेकर दोनों देशों में दशकों से विवाद रहा है और नदियों, झील, बर्फ की वजह से विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। कई बार दोनों देश आमने सामने आ चुके हैं और जिसके बाद भारत ने अपनी रणनीति को बदला है। अब भारत चीन को जैसे का तैसा जवाब दे रहा है। भारत ने LAC पर बुनियादी ढांचा दुरुस्त कर लिया। सबसे पहले LAC पर वाइब्रेंट विलेज का कॉन्सेप्ट लागू किया है।
और इसके तहत गांव में लोगों को बसाने की तैयारी की है। सेना में पहाड़ी नौजवानों की ज्यादा भर्तियां शुरू हो गई हैं और इन्हें LAC के मुताबिक ट्रेनिंग दी जा रही। जवानों को अत्याधुनिक हथियार दिए गए हैं और LAC पर सैनिकों की ताकत बढ़ा दी गई है। अर्जुन टैंक भारत में निर्मित स्वदेशी टैंक है। यह अर्जुन टैंक भारत का मनोबल बैटल टैंक है। मान लीजिए इस बार करीब 8,000 करोड़ खर्च हुए। रफाल एयरक्राफ्ट, वायुसेना की ताकत रफाल ने बढ़ाई है, जो चीन के लिए परेशानी भरा है। वायुसेना में रफाल एयरक्राफ्ट आए हैं 36। सरकार ने फ्रांस से इसकी खरीदारी की है। तेजस एयरक्राफ्ट, तेजस एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और इसे एयरफोर्स में शामिल किया गया है। एयरफोर्स की ताकत को इसने कई गुना बढ़ा दिया है। चिनूक हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर को उन्नत किया गया है। इससे वायुसेना की क्षमता काफी बढ़ गई है पहले के मुकाबले। चिनूक अचूक मार करने में सक्षम है। अपाचे हेलीकॉप्टर को मॉडिफाई किया गया है और इससे एयरफोर्स की ताकत में इजाफा हुआ है। अपाचे से ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है, इसे वायुसेना में शामिल किया गया है। यह हवा से जमीन में मार करने की ताकत रखता है। यह जो ताकत है भारत की, यह बता रहा है कि चीन इसीलिए छटपटा रहा है क्योंकि भारत की सामरिक ताकत बढ़ रही है। सुनिए जरा आर्मी चीफ क्या कह रहे हैं। सरहद के पार आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी बरकरार है। हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड वहां से होने वाली घुसपैठ को निरंतर नाकाम कर रहा है। कई प्रॉक्सी आतंकवादी तंजीमों ने अपने आप को विजिबिलिटी देने के लिए टारगेटेड किलिंग्स की नई टेक्निक अपनाई है। भारतीय सेना अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर इन प्रयासों को विफल करने पर संकल्पित है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक मजबूत डिफेंस पोस्चर बरकरार रखते हुए हम किसी भी कॉन्टिंजेंसी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे बहादुर जवान कठिन इलाकों और कठोर मौसम के बावजूद सतर्कता से इन इलाकों में तैनात है। सीमाओं पर स्थानीय प्रशासन, अन्य एजेंसीज और मिलिट्री के मिले जुले प्रयासों द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी बहुत सुधार हुआ है। इसको और अपग्रेड करने पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। तो आर्मी चीफ का साफ तौर पर कहना है भारत LAC से LOC तक पूरी तरह से तैयार है। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। ललन सिंह ये कह रहे हैं कि इस RJD इस मामले पर खुद संज्ञान ले, मतलब अपने हाथ पीछे खींच लिए। तेजस्वी यादव ही मंत्री पर फैसला करें, ये ललन सिंह कह रहे हैं, यानी JDU नहीं करेगी। अब इसका मतलब क्या? नीतीश